यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आती है कि किसी तरह इसकी इकॉनमी को डीस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन आका सलाम हमारे ईमान का हिस्सा है। दुश्मन जितना भी अपनी चालें चलता है, लेकिन पाकिस्तान जो है कि वो बुरे हालात से महफूज रहता है। साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी को जब तक ये तर्क नहीं करेंगे और उनको आज़ाद नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है मज़ीद हालात जो है कि बिगड़ने का ख़तरा है। अस्सलाम वालेकुम। फ़राज़ सईद सवाल न्यूज़ टीवी से आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। व्यूवर्स, मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद हैं, मलिक मोहम्मद नईम अकरम ऐवान साहब, जिनकी मुल्की हालात पे बड़ी गहरी नज़र है, ख़ासकर सियासत और मईशत के हवाले से। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान हमेशा कुछ ऐसे मामलात में उलझा रहता है जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत हमेशा बैक फुट पे चली जाती है और पाकिस्तान तरक्की करने के बजाय एक ज़वाल पजीर मईशत का शिकार होता जा रहा है। इसमें हुकूमत का क्या रोल है, अवाम का क्या रोल है, सियासी पार्टीज़ क्या कर सकती हैं? आइए मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह बड़े कम टाइम में सवाल न्यूज़ टीवी ने जो है कि काफ़ी प्रमोशंस लिए हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया। मौजूदा हमारे कुछ 4-5 दिनों से जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अल्लाह माफ़ करे किसी बड़े डिज़ास्टर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के ऊपर मेरे रब का बड़ा करम रहा है, उनके नबी का आका सलाम का, कि दुश्मन जितना भी अपनी चालें चलता है, लेकिन पाकिस्तान जो है कि वो बुरे हालात से महफूज रहता है। असरात ज़रूर उसके नुमायाँ होते हैं। अब जैसे ये लब्बैक का और साद रिजवी का जो सिलसिला था, मौजूदा हुकूमत ने जो है कि उनकी गिरफ़्तारी की, और जो कि मैं समझता था कि कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे थे गिरफ़्तारी के कि उनकी गिरफ़्तारी की जाती। उस वक्त हालात भी बहुत पुरअमन थे और कोई इतने एहतजाजात भी नहीं थे। एक डेडलाइन थी और वो उस डेडलाइन पे बैठ के अगर हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकराती टीम बनती तो बैठ के मुज़ाकरात कर लेते तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन क्या है कि हमारे मौजूदा जो हुक्मरान हैं, ये हर मसले को जो है कि इस कदर नेगेटिव इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं कि जिससे जो है कि आवाम परेशान हो जाती है और आपकी मईशत को बड़ा धचका लगता है। और एक पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमेशा से कोशिश की गई है बैरूनी क़ुव्वतों की भी, कि किसी तरह इसकी इकॉनमी को डीस्टेबलाइज किया जाए। तो अब साद रिजवी को आपने जो है कि गिरफ़्तार किया है, तो आप कम से कम मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का लाठी चार्ज और ये जो शेलिंग और जिस तरह कुछ लोग बीच में मारे गए हैं, ये बहुत गलत हुआ है। और यहाँ से भी कुछ लोग जो हैं कि ऐसे थे कि जिन्होंने तशद्दुद पे उतरे हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये तशद्दुद जो है ये इससे पहले खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के ज़माने में क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है ना। उस वक्त तो हर चीज़ पुरअमन चलती रही है। यही फैज़ाबाद पे इतने अरसा धरना बैठा रहा है और आप के गवर्नमेंट के आला एहलकार जो है वो गए हैं, बाकायदा मुआहिदा हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है और वो धरना उठा भी है, पुरअमन तरीके से वो धरना उठा है। तो फिर आज ऐसी वो क्या बात थी, या ऐसे वो क्या नए लोग या ऐसा कोई क्या नया टोला शामिल हो गया था कि जो तशद्दुद पे उतर आया? और जैसा कि बीच में देखा गया, कुछ सरकारी अमलाक और कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जैसे लोगों के गाड़ियां वगैरह जो हैं उन्हें नज़र आतिश किया हो। यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आती है और इसके पीछे पोशीदा हाथ जो हैं वो मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों में वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आने लगेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पे जो है वो साद रिजवी को जो है कि उसको आज़ाद करना चाहिए और जो है कि ताकि पुरअमन तरीके से जो मामलात हैं उनका हल करना चाहिए।
और ये पाकिस्तान के अंदर देखें ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। मतलब है कि हमारे देखें ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे नबी आखिरी ज़मान जो है कि मैं समझता हूँ जिसने आका से इश्क नहीं किया उसने रब से ही नहीं इश्क किया ना, क्योंकि रब के महबूब हैं और रब ने अपने महबूब के लिए जो है कि कायनात बनाई और कायनात में पूरी रसाई दी है। तो इस वजह से वो हमारे और हम मुसलमानों का ईमान का हिस्सा है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको बहुत ही टेक्निकल तरीके से, इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो ताकि ये जो है कि इससे बैरूनी कुव्वतें कोई फ़ायदा ना उठा सकें। लेकिन अभी तक मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी, जिस तरह गवर्नमेंट के कुछ वुज़रा की कुछ वीडियो भी वायरल हुई हैं जो बड़ी नाजेबा अल्फाज जो हैं कि जिसमें बताए गए हैं, लेकिन वो इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि नहीं ये हमारी वीडियो नहीं है, हमने फ्रांसिक के लिए भी दी है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि परफेक्टली जो है कि वो गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं, जो वज़ीर हैं, उन्हीं की आवाज़ है और उन्होंने एक निजी महफिल में जो है ये सारी कॉरस्पॉन्डेंस उनकी जो है कि रिकॉर्ड हुई है। इस वक्त मैं समझता हूँ अगर हम इस इशू पे संजीदगी के साथ हमने अगर ना सोचा और हमने इसके ऊपर इक़दामात ना किए तो ये एक ऐसा इशू है कि अल्लाह माफ़ करे कि जो पाकिस्तान दुश्मन एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर की बैरूनी क़ुव्वतें जो आज तक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में लगी रही हैं, ये एक ऐसा इशू है कि इससे हमारे दुश्मन बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो हालात अभी पैदा कर दिए गए हैं डोमेस्टिक तौर पे हमारी इंतज़ामिया, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरानों ने, ये हालात कोई ऐसी वजह नहीं थी कि इस किस्म के हालात पैदा किए जाएं। लेकिन ये है कि अभी भी हालात जो हैं कंट्रोल हो सकते हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। मुनीबुर रहमान साहब ने जैसे आज स्ट्राइक की कॉल दी, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें। तो साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी को जब तक ये तर्क नहीं करेंगे और उनको आज़ाद नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है मज़ीद हालात जो है कि बिगड़ने का ख़तरा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत से इससे पहले भी इतना टाइम पीरियड था जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम मैनेज कर सकते थे। इन्होंने इतना टूल दिया कि ये नौबत आई कि लोग जो हैं रोडों पे निकल आए। अब सेंसिटिव इशू था, ये मुज़ाकरात अगर करने थे तो वो पहले भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किए। तो क्या समझते हैं इसमें हुकूमत और उसके जो वज़रा हैं वो नाअहल साबित हुए हैं हमेशा की तरह? देखिए, असल बात ये है कि बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त हमारी और हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क पे कुछ एडवाइज़र जो हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बैरून मुल्क में पैदा हुए हैं, वहीं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत आई है तो उसने उनको इम्पोर्ट किया है। अच्छा, जब उन्होंने उसको इम्पोर्ट किया है तो वो उस वक्त तक ही हैं जब तक ये गवर्नमेंट चल रही है। जिस वक्त इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल ख़त्म हुआ, उन्होंने पहली फ़्लाइट से वापस चले जाना है। अच्छा, हमेशा जो लोग इस मुल्क के अंदर रह रहे होते हैं उनको पता होता है कि इस मुल्क के हालात का और इस मुल्क की आवाम के क्या हालात हैं। अब जब आप बाहर से बंदे इंपोर्ट करेंगे, जैसे गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो आपका बाहर का इंपोर्ट किया हुआ है, ये शहबाज गुल वाले बाहर के इंपोर्ट किए हुए हैं, डॉक्टर मोहित बाहर का अपॉइंट किया हुआ है, बेशुमार लोग जो है कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म के साथ काम कर रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। और आप वो किसी भी बैरूनी एजेंडे के ऊपर जो है कि काम कर रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि हमें बड़ी संजीदगी के साथ उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि आखिर वो जो है कि बजाय तामीरी सोच के तखरीबी सोच की तरफ क्यों जा रहे हैं। जैसे आप देखें कि पिछले दिनों एक बहुत गलत इक़दाम किया, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने का, यानी कि IMF के अंडर स्टेट बैंक देने को। और वो आपका स्टेट बैंक आपका एक कौमी मालियाती इदारा है, वो इदारा किसी तरह आप किसी के हैंड ओवर कर ही नहीं सकते, आपकी पूरी सीक्रेसी लीक आउट होती है। अगर वो आप देते तो आपका मुल्क, ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में आखिर क्या हुआ था लास्ट में,
आपका सेंट्रल बैंक ही जो है कि वो दे दिया गया था बैरूनी हाथों में, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को इतना बड़ा झटका लगा कि सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए सारे उसमें। सही। अच्छा सर, इसमें क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने इतना इस इशू पे खामोशी इख्तियार किए रखा? इससे पहले जब मुज़ाकरात हुए थे, शेख रशीद साहब थे और बाकी रहनुमा भी थे PTI के, तो क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हुकूमत मुसलसल नाकामियों का शिकार है और वो एक सिंपैथी हासिल करना चाह रहे हो आवाम की? क्या ऐसा है कोई पहलू? देखिए, मुझे तो जो चीज़ नज़र आ रही है वो चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपने भी देखा होगा कि जितनी स्पीड से इन 2.5 सालों के अंदर महंगाई बढ़ी है पाकिस्तान की तारीख में, इन 73-74 सालों में कभी इतनी स्पीडली महंगाई नहीं बढ़ी है। अच्छा, जब महंगाई बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है कि नहीं? महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ी है मुल्क के अंदर। जब बेरोज़गारी जिस वक्त बढ़ती है तो मुल्क के अंदर क्राइम रेट जो है वो अपने हाईएस्ट स्केल पे जाता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं ऐसे कि जिन्होंने लास्ट टाइम ऑपरेशन करके, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो थी उसमें, तो उन्होंने ऑपरेशन करके कि यहाँ से एक तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान कि जो हर हफ्ते हर चौथे दिन आपने देखा था कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता था, लोग अगवा होते थे, लोगों को मार दिया जाता था, उस नासूर से उन्होंने जान छुड़ाई, ठीक है। और यही इदारों ने इन कई लोगों का, अपने सैकड़ों लोगों का, अफसरान का नजराना दे के और उन्होंने अमन कायम किया, और उसी अमन की रिट ने आज तक पाकिस्तान के अंदर अमन कायम कर रखा है। लेकिन ये अमन कब तक कायम रहेगा? जब तक आप माशी तौर पे हालात बेहतर रखेंगे तो अमन कायम रहेगा। अगर आप माशी तौर पे हालात बेहतर नहीं रखेंगे तो क्राइम का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, क्रिमिनल्स कम्युनिटीज़ जो है वो ग्रूम करेगी और आपके मुल्क में दोबारा वही हालात पैदा होने हो सकते हैं जो कि माजी में जिनका हम शिकार थे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग की अगर गवर्नमेंट होती तो मुस्लिम लीग किस तरह इस इशू को हैंडल करती? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट होती तो मुस्लिम लीग जो है मुज़ाकरात करती, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में ही इन्होंने धरना दिया था, जो फैज़ाबाद वाला धरना था। उस वक्त एहसन इकबाल साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, तो बाकायदा जाके मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करके, और उन्होंने बल्कि कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि भाई हर सूरत में, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर थे कि हर सूरत में जाके इस धरने को ख़त्म किया जाए। इस्लामाबाद कोर्ट ने भी जो है कि इसके ऊपर रिमार्क्स दिए थे। इंटीरियर मिनिस्टर ने जाके और इंतज़ामिया के साथ बैठ के उन्होंने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में एक मुआहिदा हुआ था और जो कामयाब मुज़ाकरात हुए थे। और ये अभी के भी जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये जो फ्रांस ने तौहीन रसालत जो की और उसके बाद ये एहतजाज और जितने भी हमारे यहाँ पे जो है कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए गए थे, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट से एक मुआहिदा हुआ था इनका, और गवर्नमेंट ने खुद एग्री किया था कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को हम करते हैं, इसको पार्लियामेंट में लेके आते हैं आपके इस मुतालबे को, और हम पार्लियामेंट में ला के और फिर उस पर डिस्कस करके और हम इसको रिमूव करते हैं। इसका कोई, या तो उनको वार्निंग दी जाती कि आपने आइंदा ऐसा मुआहिदा किया जाता कि आपने इस किस्म की हरकत नहीं करनी कि जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो आपकी जो है। तो आपने मुज़ाकरात किए और इन्होंने लब्बैक को आसरे में भी, मुज़ाकरात के आसरे में रखा। कराची के इलेक्शन में 249 पे इन्होंने लब्बैक से जो है कि अपनी फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाने की कोशिश की और मुज़ाकरात चल रहे थे कि आप वोट जो है कि हमें दें, क्योंकि हम आपका जो मुतालबा है उस मुतालबे को हम प्रोसेस कराएंगे आगे जो है। फिर अचानक से पता चला कि इन्होंने एकदम से जनाब लिसाद रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया और इन्होंने शेलिंग और फायरिंग और ये सारा सिलसिला किया। तो इसका मतलब ये कि प्री प्लान आपने ये हालात ख़राब करने की कोशिश की है आपने। सही। अच्छा सर, अभी काफ़ी नुकसान भी हुआ, अमलाक का भी नुकसान हुआ, पुलिस के भी लोग जो हैं ज़ख्मी हैं, शहीद भी हुए हैं, इसी तरह दूसरे आम जो पब्लिक हैं वो भी शहीद हुए और बेशुमार लोग ज़ख्मी भी हैं। तो अब इनका अज़ाला क्या होगा? कौन इनकी कंपनसेशन करेगा या हुकूमत क्या कर सकती है इस मामले में? अब देखिए, असल मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ अगर
इतनी स्पिरिट हो कि हम अपनी गलती एडमिट करने लग जाएं कि ये हमसे गलती और कोताही हुई है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे तकरीबन 75-80% मसाइल जो हैं उनको सॉल्यूशन निकल सकता है हमारा। गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को एडमिट करे कि गवर्नमेंट से ये गलती हुई है, गवर्नमेंट इतने सेंसिटिव इशू को एक बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकती थी और बैठ के मुज़ाकरात कर सकती थी इनसे, ठीक है ना। तो ये जो अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तोड़ फोड़ और ये जो अपनी जानों का नुकसान हुआ है, इस नुकसान से हम लोग बच जाते हैं। अभी उन माओं के बेटे, उन बहनों के भाई, उन औरतों के खाविन, उन बच्चों के बाप जो आपने मार दिए गए, अब आप देखें कि अब ये चीज़ जो ख़त्म हो सकती थी उसमें उसको बढ़ावा दे के आगे आपने आग के ऊपर तेल डाल दिया। आपने जिस चीज़ को आप स्टार्टिंग में जो है बड़े थोड़े से एफर्ट्स के साथ जो है कि सेटल डाउन कर सकते थे, अब आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाने हैं और बड़ी संजीदगी और सिंसियरिटी के साथ, तो जब जाके मामला जो हैं कि वो आपके अंडर कंट्रोल होंगे। अब हालात हमारे ऐसे हैं हमारे नेबर्स के कि मतलब है इंडिया भी हमारा दुश्मन है, ठीक है कि नहीं। एक्सटर्नल अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी इंडियन एजेंट्स जो हैं जो वहाँ से आया करते थे और पाकिस्तान के अंदर जो है नुक्स अमन का एक बहुत बड़ा मसला बना करते थे। और क्या इंडिया आपको फ्री छोड़ देगा क्या इन हालात में जो है? वो भी तो अपनी कोशिश कर रहा होगा ना कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद हालात जो हैं कि वो ख़राब हों, ये इशू मज़ीद आगे बढ़े, क्योंकि ये देखें एक मजहबी इशू है। पाकिस्तान के इदारों के साथ दुनिया की कोई फ़ौज, दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नाकाम नहीं कर सकती पाकिस्तान के इदारों को, कि पाकिस्तान के इदारों में इतना टैलेंट अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। लेकिन क्या है, अगर कोई मजहबी इशू उठ गया और उस मजहबी इशू को बढ़ावा मिल गया और उसको संजीदगी के साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना की गई, तो फिर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत नाअहल हो चुकी है और वो बुरी तरह से इस मसले को भी हल करने में नाकाम हुए, तो क्या मिलिट्री लीडरशिप को सामने आके तमाम सियासी जमातों को बिठा के इनको एक ऐसे लेवल पे लाना पड़ेगा जहाँ एक हिकमत वाली बात हो और एक हम आएंगी क्रिएट की जा सकें इन लोगों में और सारे मिल बैठ के इस मसले को हल करें? तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, ऐसा होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि देखिए सारे स्टेक होल्डर हैं और बिल्कुल मिलिट्री लीडरशिप को भी जो है कि फ्रंट लाइन पे देखना चाहिए, वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। और पहले भी खादिम हुसैन रिजवी साहब के ज़माने में जिस वक्त धरना ये हुआ था फैज़ाबाद वाला, तो उसमें भी जो है कि वो ये आगे आए थे और पूरी फेवर की थी और फेवर करके ये मुआहदा हुआ था और मुआहदे में सिग्नेचर्स तक मौजूद हैं। मिलिट्री लीडरशिप की जो है कि पूरी मुआमलत थी, पूरी रहनुमाई थी उनकी। और आज भी मैं समझता हूँ कि आज भी इनको जो है कि मौजूदा गवर्नमेंट को जो है उसका नोटिस लेना चाहिए और उनको जो है कि रोकना चाहिए और रोक के उनको एक सही डायरेक्शंस देनी चाहिए और उसी डायरेक्शन में जो है कि इस मसले का हल जो है इसको सॉर्ट आउट करें इसको। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया नईम अकरम अवान साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी एक एनालिसिस है और मुल्की हालात पे बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी एक वो नज़र रहती है। तो आइंदा भी हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनको इंशाल्लाह इनवाइट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और बाकी लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो इस डिस्कशन से सामने आई है वो उन तक पहुँचे और उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बहुत बहुत शुक्रिया।